Welcomes my dear student in our online classes. एक्चुअली प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। और मैंने आपको बताया था पहली बात ये कि फर्स्ट बात E इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr। एम आई राइट? और ये dr क्या होता है? A और B के बीच में एक इफेक्टिव सेपरेशन होता है। इफेक्टिव सेपरेशन का मतलब जैसे A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट वहाँ है, तो A को B से मिलाएंगे, उसके बाद में आप एक लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद में जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, A को B से मिलाया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे तो ये dr होता है। समझ में आया? अब आगे की हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये dV अपॉन dr है वो मैं आपको बता के गया था। इस dV अपॉन dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कहते हैं, यानी dV अपॉन dr को यहाँ पे क्या कहेंगे हम? विभव प्रवणता। विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की अधिकतम दर, द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और मैंने बताया था ये तब हम यूज करते हैं जब विद्युत क्षेत्र हमारा कैसा हो? समरूप हो। अब सपोज आपका विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ तो यूनिफॉर्म था, यानी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है और जो परिमाण है, दोनों चीज स्थिति के सापेक्ष सब जगह एक जैसी थी, जिसको हम समांतर रेखाओं के द्वारा बनाते हैं, जो समान दूरी पर हम बनाते थे। मैं पुराना रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने E का एक नया फॉर्मूला देखा था, E इक्वल टू माइनस डेल V। इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं या ग्रेड कहते हैं, ठीक है? और इसका मतलब होता है डेल V अपॉन डेल X I कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Y J कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z K कैप। क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे, एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, प्रैक्टिस आपको करनी है। नंबर 3। अच्छा, यहाँ से अगर आपको कोई dV का मान फाइंड आउट करवाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवं dV बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे E डॉट dr, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, असमान या असमरूप विद्युत क्षेत्र हो और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाए तो ये फॉर्मूला एग्जाम्पल हम बना चुके हैं। अब अगर कोई V निकलवाए तो आपको पता होगा बच्चों, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, ठीक है? तो V निकालने के लिए हम E का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। इसका क्या कर देंगे हम? समाकलन देखें, यदि आपको ऐसा दिया जाए dr इक्वल टू dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। कितनी डायरेक्शन में काम हो रहा है? आपकी बार 3 डायरेक्शन में काम हो रहा है, यानी ये तो एक विमीय के लिए है, 1D के लिए एक विमा में, और ये 3D के लिए या 2D के लिए, 2D के लिए यहाँ तक आ जाएगा, 3D के लिए ये तीनों आ जाते हैं। समझ में आई बात? तो dr वेक्टर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? और तब
अच्छा, और E है, E वेक्टर है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब आपको निकालना है V, तो V निकालने के लिए आपको E डॉट dr का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। पहले हमने अवकलन किया था क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं, विद्युत विभव। ठीक है ना। ये 1D कंडीशन के लिए है, एक विमा में जब परिवर्तन हो रहे हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए ये जब तीनों डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, असमरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये 1D के लिए एक डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जा रहा है, अपना सेम वैल्यू रख रहा है, ये 3 डायरेक्शन में है। ठीक है, असमरूप विद्युत क्षेत्र तीनों दिशाओं में, जिसकी वैल्यू x, y, z के अकॉर्डिंग बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब देखें माइनस ई डॉट डी आर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको किसी ने दिया E बराबर -8x आई कैप। ठीक है, ये आपको दे दिया है, E बराबर -8x आई कैप। तो आपको निकालना है यहाँ से V। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्या निकालना है V। तो क्या करेंगे, V बराबर फॉर्मूला हमारे पास में E डॉट dr वेक्टर, और dr वेक्टर का मतलब ये, ठीक है, वैल्यू जमाओ माइनस, ये माइनस तो हमारी तरफ से विभव प्रवणता की या पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, समविभव पृष्ठ के लंबवत और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और विद्युत क्षेत्र की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, यानी जो समविभव पृष्ठ होते हैं उनके लंबवत, और उच्च विभव से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन। नो, नेक्स्ट देखें, -8x। अब dr की जगह आप थोड़ा सा समझना, अब आप थोड़ा सा आपका स्तर बढ़ा है, 12th में पढ़ते हैं आप, dr की जगह आप ये सब कुछ लिखोगे, तो आई कैप डॉट आई कैप जब करते हो, 11th की बात है, आई कैप डॉट आई कैप जब करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट जब करोगे इस आई कैप का y और z के, यानी j कैप और k कैप तो इसमें है ही नहीं, तो इनकी तो बात ही नहीं करनी हमें। तो जब आप आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर ध्यान दें, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। x डायरेक्शन में हम एकांक सदिश यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, y डायरेक्शन में लेते हैं j कैप, और z डायरेक्शन में हम लेते हैं k कैप। इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आई कैप, ये j कैप, और ये ऐसे है k कैप, यानी आई कैप, ये y कैप, सॉरी ये आई कैप, ये j कैप, और ये k कैप। तो तीनों के बीच में आप देख सकते हैं एंगल, तीनों के बीच में कितने, 90 डिग्री का। हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं। a का परिमाण, b का परिमाण, a का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल। अब आपको क्या करना है, आपको करना था आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप भी यही है और दूसरा आई कैप भी यही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री का। अब बेटा आई कैप का परिमाण यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, 1 होगा, इंटू 1 कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, बताएं जरा कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। लेकिन जब इनके साथ में मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट के कैप, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो कुछ भी नहीं लिखा आएगा, इसलिए बस केवल यहाँ पे कितना आएगा, आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो 1 आएगा, तो केवल कितना आएगा, -8x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वहाँ से प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू 8 बाहर आ जाएगा। x का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ करके, पावर को कहाँ लिख दें आप, कहाँ भगा दें, नीचे, भाई x की पावर यहाँ 1 है, उसमें 1 पावर जोड़ा और कहाँ भगा दिया है, नीचे भगा दिया है, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 4x²। ठीक है, कितना आ गया, v इक्वल टू 4x²। ये समझ में आया ना। आई कैप
भाई डी आर वैक्टर की जगह आप ये सारा का पूरा लिखोगे। जब डी आर वैक्टर की ये पूरी तरह लिखोगे आप, तो आई कैप को मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो 1, लेकिन आई कैप जब डॉट जे कैप करोगे तो पूरा का पूरी टर्म्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, बैठा दिमाग में। तो ऐसे आप वी वेक्टर निकाल सकते हो। सारी चीज़ सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, देखें, अभी जो भी कुछ पढ़ा है उससे हम सीखे क्या है, इंपॉर्टेंट बात वो देखिएगा जरा। अभी हमने ई का फॉर्मूला पढ़ा था माइनस डी अपॉन डी आर, जिसको अगेन ऐसा लिखा जा सकता है, सब जानते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, ये चेंजेज ही होता है, विद्युत विभव में चेंज बटे दूरी में चेंज, कितना सेपरेशन है दोनों के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1। अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर कहीं पर विद्युत विभव का मान 0 आ जाता है, किसी स्थान के एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 है, एक स्थान है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपसे कहीं 0 है, तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी या नहीं होगी? समझ में आई बात? तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 तब होती है जब कम से कम हमें उस स्थान के कितने बिंदुओं पर विद्युत विभव पता हो, 2 बिंदुओं पर। बैठा दिमाग में? 2 बिंदुओं पर जब विद्युत विभव पता रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर एक बिंदु पर विद्युत विभव हमें पता है, या इस पर पता हो या इस पर पता हो, तो हम नहीं कह सकते कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, यानी यदि किसी स्थान पर विद्युत विभव, यदि किसी स्थान के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 है। समझ में आई? कितने बिंदुओं पर जानकारी होनी चाहिए? 2 पर। अगर एक पॉइंट पर जानकारी है तो आप गणना नहीं कर सकते, कितने पे चाहिए? कम से कम 2 पर विद्युत विभव का मान होगा तो आप ई निकाल सकते हो। अगर 1 पर विद्युत विभव का मान है तो आप ई नहीं निकाल सकते। यदि किसी स्थान के किसी पॉइंट पर विद्युत विभव 0 है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या की गणना नहीं की जा सकती। समझ में आई बात? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु उस स्थान के कम से कम 2 बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात होना
आवश्यक है। ठीक है ना, एक सिंगल पॉइंट पर आपको दे दे तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? आपको V2 का मान पता है, V1 का नहीं पता, तो क्या E निकल आ जाएगा? बैठा दिमाग में? और अगर उस स्थान के सभी बिंदुओं पर ही विद्युत विभव 0 आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। लेकिन एक सिंगल पॉइंट से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नहीं निकाल सकते। जैसे आपसे कहा एक पॉइंट पर विद्युत विभव 0 आता है, तो क्या वहाँ सब जगह विद्युत क्षेत्र 0 होगा? तो ये गणना करना संभव नहीं है। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए हमको? 0। और अगर उस स्थान के सभी बिंदुओं पर ही विद्युत विभव 0 है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब नेक्स्ट देखें, बहुत एक पॉइंट अपने आप में बहुत महत्व रखता है, ये ध्यान रख लेना, इन चीज़ों को पढ़ लेना एक अलग चीज़ होती है, इनसे सीखा क्या है वो तो देखो। अगला देखो, यदि किसी स्थान के सभी बिंदुओं पर, इंपॉर्टेंट बात है, सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य है, तब वहाँ विद्युत क्षेत्र की, अब मैं सिंगल पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन आपको कम से कम इन चीज़ों से निष्कर्ष तो निकालना चाहिए हम सीखे क्या हैं। नेक्स्ट थर्ड देखें, यदि किसी स्थान पर, उल्टा देखना, उल्टा, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, तब वहाँ विद्युत विभव शून्य, तब वहाँ विद्युत विभव शून्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब E का फॉर्मूला पढ़ा हमने -dV/dr। सपोज E की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है V का मान कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन भी कितना आता है? 0। तो अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए तो V 0 ही होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। बैठा दिमाग में? आवश्यक रूप से 0 होना ये हम कह नहीं सकते। अब क्या पढ़ा फिर से समझिए ध्यान से। अगर कोई एक आपको पर्टिकुलर पैलेस दे रखा है और आपसे कहा वहाँ पर विद्युत विभव का मान एक सिंगल पॉइंट पर 0 है, तो क्या E 0 होगा? तो नहीं, हम गणना नहीं कर सकते। कम से कम कितने पॉइंट पर चाहिए हमको विद्युत विभव? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 पॉइंट पर। हाँ, उसके सब पॉइंटों पर ही विद्युत विभव 0 आ जाता है, हाँ, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा ईच पॉइंट पर। अच्छा, उल्टा सोचो, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 है, तो क्या वहाँ विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा? नो, आवश्यक नहीं है। कांस्टेंट भी तो हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। क्या आपको मेरी बातें चिपक रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point of a place, then the value of sorry, I repeat it again, if the value of electric potential at a single point of a place, then the intensity of electric field cannot be calculated. To calculate the intensity of electric field, we required the value of electric field, the value of electric potential at minimum 2 points of that place. उसके बाद में if the value of electric potential at each and every point of a place, then the intensity of electric field will be 0. If the intensity of electric field
इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी जीरो और नॉट मे बी जीरो, इट मे बी कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात? तो क्या सीखे आप, एक स्थान है, एक जगह है, उसके एक पॉइंट पर आपसे किसी ने कह दिया कि विद्युत विभव जीरो है, तो आप लपक के मत कह देना वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। बैठा दिमाग में? आप उससे ये पूछना उसके सभी स्थानों पर विद्युत विभव जीरो है कि सिंगल पॉइंट पर ही जीरो है। बैठा दिमाग में? और आपको ज्ञात करना है तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2। बैठा दिमाग में? और अगर किसी ने ये कह दिया कि भैया यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है वो नहीं है, तो क्या विद्युत विभव भी नहीं होगा? गलत बात। समझ में आई बात? हो सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकती है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा भी, हम एक कंडक्टिंग स्फीयर रहेंगे जिसके पृष्ठ पर सारा का सारा आवेश होता है, इसलिए वहां विद्युत क्षेत्र तो कितना, ये क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला। एग्जाम में खूब पूछता है ये, कंसेप्ट क्लियर करो। कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जीरो है, पर विद्युत विभव कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता। बैठा दिमाग में? तो लपक के मत कह देना किसी ने कह दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो है तो विद्युत विभव भी तो जीरो ही होएगा। क्यों होगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आई बात? कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कैलकुलेट करने के पर पता चलेगा। और कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। समझ में आई बात? तो आप ऐसा मत करना, ऐसा भी मत कह देना कि कहीं एक सिंगल पॉइंट पर विद्युत विभव जो है वो जीरो आ जाता है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। नो। ठीक है, बातों को क्लियर करके चलो। पहले पॉइंट में हमने सीखा था कि एक स्थान है, उसके एक सिंगल पॉइंट पर विद्युत विभव क्या है? जीरो है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करना संभव नहीं है। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2। और सभी स्थानों पर विद्युत विभव जीरो है, हाँ, तो आप कह दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। उल्टा सोचें, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र जीरो है तो क्या वहाँ पर विद्युत विभव जीरो होगा? आवश्यक नहीं है, कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन भी कितना आता है? जीरो आता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, चालक गोला। चालक गोले की पृष्ठ पर पूरा का पूरा आवेश वितरित रहता है, इसलिए वहाँ अंदर किसी तरीके का कोई आवेश नहीं होता। इसलिए वहाँ पर क्यों रहता है, ये सब आगे की बातें फर्दर मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो जीरो आता है, लेकिन विद्युत विभव की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है, पर जीरो तो नहीं होती। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब आगे देखें बेटा, सोचना बैठ करके। अब नेक्स्ट देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, यानी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, यानी चालक गोले के कारण चालक गोले के कारण विद्युत विभव ठीक है, चालक गोले के कारण विद्युत विभव, अरे इंक डलवाओ भाई इसमें,
चालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखें, ये चालक गोले के कारण विद्युत विभव पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बहुत कंफ्यूजिंग सा एक कंसेप्ट है जो बच्चों के मन में बना रहता है, मैं पहले तो उसको निकालूंगा। देखो, ये है हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, यानी खोखला। पहले समझना इसको, उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे आज। खोखला चालक गोला, ठीक है। जब भी इसको कोई चार्ज हम देंगे, वो कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, कौन कौन सा? एक तो फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आप इसको आवेश दे सकते हो, या दूसरा मेथड होता है आपका प्रेरण, इंडक्शन के द्वारा, ये पुरानी बातें हैं। और तीसरा मेथड होता है आपका चालन विधि के द्वारा, ठीक है। जैसे आप इसको आवेश दोगे तो पूरा का पूरा आवेश जो है इसके पृष्ठ पर वितरित होगा, पहली बात, ठीक। अगर आपको वो घुमाए और घुमा करके क्या कह दे सवाल में, इसको सॉलिड बना दे, सॉलिड कंडक्टिंग में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है, कोई निकालता नहीं है बच्चों के मन में से कन्फ्यूजन। ठोस चालक गोला, शब्द है, चालक पे कंसंट्रेट करना, तब भी कंफ्यूजन ही होना है। पूरा का पूरा आवेश कहां पर रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा। ये कंफ्यूजिंग बने रहते हैं, ये कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं और बच्चों को पता ही नहीं रहता। हल्का सा एग्जाम में घुमाया, समझ में बैठा। अगला देखें, अगर वो बदल करके ऐसा कर दे, देखें जरा, हॉलो इंसुलेटिंग स्फेयर, यानी खोखला, ध्यान देना, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, खोखला कुचालक गोला। अगर वो ऐसा कहे, जब कुछ अंदर ही नहीं है तो चार्ज कहां से रहेगा? बिना मास के चार्ज रहता है कि पूरा का पूरा चार्ज अब भी कहां रहेगा? पृष्ठ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। बिना द्रव्यमान के, बिना मास के, बिना पदार्थ के, बिना मैटर के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता, चार्ज का कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता है। चार्ज, मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, चार्ज जो है वो एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, समझ में आई बात? उस मैटर का गुण होता है, एक पदार्थ का गुण होता है, उस पर उत्पन्न होता है, समझ में आई बात? खुद पदार्थ नहीं है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक कण है जिस पर आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक कण है जिस पर आवेश पाया जाता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
बैठा दिमाग में।